कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने आज जनूबी कश्मीर के इंतहाई हिस्सास माने जाने वाले इलाके शोपियां का दौरा किया। एक जानिब जहां वादी कश्मीर में कर्फ्यू और बंदिशें आयद हैं और तनाव भरे हालात हैं, ऐसे में कौमी सलामती मुशीर ने शोपियां में मकामी अफराद से मुलाकात की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अजीत डोभाल मकामी अफराद से तबादला ख्याल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कौमी सलामती मुशीर ने मकामी लोगों के साथ लंच भी किया। इस दौरान अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह समेत दीगर आला अफसरान भी कौमी सलामती मुशीर के हमरा रहे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया है। रियासत की 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलहदा यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं। इसके बाद वादी की सूरत हाल के पेश नज़र ये दौरा अपने आप में काफ़ी अहम है। सब खैरियत से इंशाल्लाह करेगा तो काफ़ी डिमांड कैसे गुजारत है कि बागान है बोल आपके। तो कैसा है सब अच्छा है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहिए हमें। नहीं, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, अच्छा रहेगा। आप बड़ा जिंदगी है, कोशिश करेंगे सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की दुआ करते वो करेगा हमारी। बस ऐसा वैसे नेक इंसानों की दुआ बड़ी पास है, असर भी होता है और दुआ करने। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का एक है। किस तरह से यह खुशहाली आए, किस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया में अपना नाम कमा सकें, अपने लिए, अपनी तिजारत, अपने मज़हब, अपने उसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें और एक अच्छे इंसान की तरह। क्या रोज़ रोज़ को बंद करके रखा हुआ इसको हटा के एक नया माहौल जो बढ़ाना था, तो सर को रिक्वेस्ट किया कि लड़के हमारे इतने ज़बरदस्त ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, मुश्किल हालात में ड्यूटी करते हैं। एकदम हार्डशिप अलाउंस बढ़ गया। अभी बात करी थी राशन अलाउंस वाला, तो वो भी देखते ही देखते 2-4 दिन के अंदर ऑर्डर आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनमें सर हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से ये चीज़ें जो है जल्दी से हो जाती हैं। आज हमारा मन था कि सर आकर के खुद आप लोगों को हम लोग मजबूत हैं कि नहीं, कश्मीर पुलिस कितनी मजबूत है और हर तरह के हालात। दफ़ा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने के तनाजुर में वादी के कई इलाकों में आज तीसरे रोज़ भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां बरकरार हैं। मुख्तलिफ रास्तों को सील कर दिया गया है। हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। बाज़ हल्की नौयत के वाक़यात को छोड़कर वादी कश्मीर में सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन है, कंट्रोल में है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन भी बदस्तूर बंद है। असलधारे की सियासी पार्टियों के कई लीडरान हिरासत में हैं। इसी दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा किया गया, ताहम उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। और डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी का कहना है कि तशद्दुद का कोई संगीन वाक़या रोनमा नहीं हुआ है और हालात को देखते हुए तहदीदात में नरमी की जाएगी। डीसी श्रीनगर ने हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में कहा कि श्रीनगर ज़िले में कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द लैंडलाइन खदमात को बहाल किया जाएगा। साथ ही शाहिद इकबाल ने बताया कि डीसी ऑफिस में एक सेल की तश्कील की गई है, जिसके ज़रिए लोग बैरूनी रियासतों में मुकीम अपने अहल खाना से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। डीसी श्रीनगर ने मजीद कहा कि हुकूमत और इंतजामिया की तरजीह है कि बेहतर अंदाज में ईद मनाई जाए। इसके लिए दरकार जरूरी तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। श्रीनगर के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर के डीसी शाहिद इकबाल चौधरी हैं। चौधरी साहब, पिछले 3 दिनों से श्रीनगर में क्या हालात हैं? खासतौर से अगर हम आज की बात करें तो किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी ग्राउंड पर है? इसमें ऐसे कि सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी। उसके बाद मूवमेंट पासेस दिए गए, सबसे पहले एसेंशियल सर्विसेज को, और जो भी मेडिकल इमरजेंसी के केसेस थे या सिविलियन की मूवमेंट के लिए था, तो मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो पब्लिक का हो या ऑफिशियल का हो, तो रिलेटिवली एक रिलैक्स्ड प्रोसीजर रखा गया है इस चीज़ के लिए।
कोई वायलेंस के इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है, कहीं पे स्टोन पेल्टिंग ऐसा कुछ हुआ है? कोई सीरियस ऐसा इशू नहीं हुआ है, क्योंकि आप इवनिंग में भी देखते हैं तो मूवमेंट ठीक रहता है, उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। 2-3 स्टे इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट किए गए, बट कोई सीरियस ऐसा इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है। एसेंशियल सप्लाईज की बात करें तो लोगों तक क्या एसेंशियल सप्लाईज बराबर पहुंच रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत आ रही है रास्ते में? लोगों के पास स्टॉक बराबर है? आपको कोई ऐसी रिपोर्ट आपके पास है? जो गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें अप्रैल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो एडवांस हो चुका है एज पर स्टैंडिंग प्रोसीजर। उसके अलावा एलपीजी की सफिशिएंट स्टॉकिंग की गई हुई है, और 1 मंथ के लिए हमारे पास पेट्रोल डीजल फ्यूल जितना भी है वो अवेलेबल है, और अराउंड 2 मंथ्स के लिए केरोसिन है। तो स्टॉक्स की शॉर्टेज नहीं है और डेली रिप्लेनिश भी हो रहा है। आपकी जानकारी में हम एक बात लाना चाहते हैं कि एक डीसी हॉस्पिटल जो यहाँ श्रीनगर में है, हम जब वहां गए थे तो हमें पता चला कि वहां की एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है। तो क्या उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश हो? कोई एक सिंगल केस हो सकता है, अदरवाइज हमारे पास अराउंड 150 प्लस एम्बुलेंसेज जो हैं डेली हमारे जो 5 डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप्स हैं वहां से वो फ्यूल ले रही हैं, और सभी एम्बुलेंसेज को पासेज दिया गया है। अगर एक कोई ऐसा केस है उसमें देखा जा सकता है, अदरवाइज 150 प्लस एम्बुलेंसेज जो डिस्ट्रिक्ट में उनको फ्यूल के लिए ऑलरेडी पासेज दिए गए और रूटीन में वो फ्यूल ले रहे हैं। अभी भी रैंडमली आप किसी रोड पे आप जाएंगे, किसी हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो आपको एम्बुलेंसेज फ्री मूवमेंट करती हुई नजर आएंगी। वही बात करें रेस्ट्रिक्शंस की, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी रिलैक्स होंगी पहले के मुकाबले, क्योंकि कुछ एरियाज में कर्फ्यू भी अनाउंस किया गया है? कर्फ्यू कहीं भी अनाउंस नहीं हुआ है। कर्फ्यू, क्योंकि कर्फ्यू और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें डिफरेंस है। कर्फ्यू कहीं भी अनाउंस डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया, पर सर्टेनली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन प्लेस हैं, बट ऑब्वियसली हालात को देखते हुए फ्यूचर टाइम में रिलैक्सेशन भी होगी। टेलीकम्युनिकेशन को लेके लोगों को बहुत मुसीबत हो रही है, मुश्किल आ रही है लोग कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जो परिवार वाले हैं वो स्टेट से बाहर भी हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर करने के लिए कोई पहल हो सकती है आने वाले दिनों में? हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपने करीबी लोगों से बातचीत कर सके फोन के जरिए। मैटर जो गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, अभी जो लैंडलाइन है वो कोशिश रहेगी कि पहले वो ओपन हो जाए, सो दैट कम्युनिकेशन की लाइन्स हो जाए। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ के बाहर हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज बाहर हैं, उसके लिए हमने एक आज यहाँ पे सेल ओपन किया है जो 24/7 ओपन रहेगा, और यहाँ से लोग बात कर सकते हैं, और आई होप जल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम जो रिस्टोर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, ईद आने वाली है, ईद के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किया जाएगा? क्या लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी ईद तक? जी, सर्टेनली गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें प्रायोरिटी रहेगी कि जो ईद है वो प्रॉपर्ली सेलिब्रेट हो जाए, और उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइव स्टॉक सैक्रिफिशियल एनिमल्स का जो था वो भी स्टॉक अवेलेबल किया गया है, राशन सप्लाई, हर एक चीज, सैनिटेशन भी शहर में की जा रही है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी उतनी स्ट्रिक्टली नहीं है, ईद के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा इसको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीसी श्रीनगर, कैमरामैन फिरोज वानी के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। बीजेपी की सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। लोधी रोड के बरकी फ्यूनरल होम में सुषमा स्वराज का सरकारी एजाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने उन्हें मुखाग्नि दी। दारुल हुकूमत दिल्ली में लोधी रोड पर वाक़े बरकी शमशान घाट में सुषमा स्वराज को उनके हजारों मद्दाहों, हामियों और खानदान वालों ने नम आंखों के साथ अलविदा कहा। लोधी रोड के बरकी फ्यूनरल होम में सुषमा स्वराज का सरकारी एजाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, गुलाम नबी आजाद के अलावा कई सीनियर लीडर और कई रियासतों के वज़ीर आला मौजूद रहे। इस मौके पर भूटान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सेरिंग टोब्गे समेत मुतादिद ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। इससे पहले साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के आखिरी सफर में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुनान का हुजूम मौजूद रहा। वाज़ेह रहे कि सुषमा स्वराज को गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ा था, और जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बीजेपी के रहनुमा और कारकुनान रात में ही उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए उमड़ पड़े थे। इस दौरान कई ऐसे रहनुमा भी नजर आए जो कि अपने जज्बात पर काबू न रख पाए और बेइख्तियार रोने लगे। इसके
इसके बाद सुषमा स्वराज की जिस्म खाकी को उनके घर से बीजेपी के सदर दफ्तर लाया गया और आखिरी दीदार के लिए वहां रखा गया और आखिरी दीदार करने के लिए भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और इस दौरान लोग सुषमा स्वराज के हक में नारे लगाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कुछ और अहम खबरें भी। रांची की अंजुमन इस्लामिया समेत झारखंड की मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी तंजीमों ने साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। अंजुमन के सदर हाजी अबरार अहमद ने सुषमा स्वराज के इंतकाल को मुल्क को नुकसान पहुंचने से ताबीर किया। कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो रवायत थी, जो वरासत थी, उसकी नुमाइंदगी वो करती थी। ख़ास तौर से कई मामलात हुए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों में जो है लोग फंस जाया करते थे, जो मज़दूर जो है उसको पर्सनल इंटरेस्ट ले करके जो है उनको वापस लाना। पासपोर्ट का एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, जिस मामले में वो उस बच्ची की मदद की थी। या मुल्क की नुमाइंदगी जब करती थी, अलग अलग मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में जाती थी और वहाँ जिस तरह से जो है हिंदुस्तान के जो है नज़रिया को रखती थी, या यूएनओ में जिस तरह से जो है देश की नुमाइंदगी की थी और मामलात को रखी थी, ये अपने आप में जो है स्टेट्समैनशिप का जो है एक मिसाल था। एक बड़ी जो है स्टेट्समैन थी, पॉलिटिकल लीडर थी और उनका नुकसान जो है, उनके निधन से जो है पूरे मुल्क को इसका नुकसान हुआ और हम लोगों को इसका अफसोस है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त से उत्तराखंड में सभी मदारिस में रोजाना तिरंगा लहराने का कानून नाफिज करने की तैयारी है। इसके साथ ही मदरसों में रोजाना राष्ट्रगीत को भी जरूरी करार दिया गया है। मदरसा बोर्ड ने अब निसाब में 1857 की जंग आज़ादी से लेकर आज तक जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी तारीख को शामिल करने का फैसला किया है। खास रिपोर्ट। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की तरफ से मदरसों में रोजाना तिरंगा लहराना जरूरी किया गया है। नए बदलाव में अब सभी मदरसों में रोजाना प्रेयर के साथ राष्ट्रगान यानी कौमी तराना गाया जाना भी शामिल किया गया है। इसके अलावा शोहदा के वाकयात भी निसाब में शामिल करने का बोर्ड ने फैसला लिया है। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि 15 अगस्त से सूबे के सभी मदरसों को नए बदलाव लागू करने होंगे। 15 अगस्त से हम मदरसों में कुछ नई नीतियाँ, कुछ बदलाव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जो कार्यक्रम हम महदूद रखते थे 15 अगस्त के ही दिन के लिए, अब हम चाह रहे हैं कि वो सारे साल जो है उस पे वर्किंग हो। जैसे कि झंडारोहण, जो राष्ट्रीय ध्वज को मान सम्मान दे के जिस तरह से और जगहों पे झंडारोहण हो, हम चाहते हैं कि मदरसों में भी वो झंडारोहण का कार्यक्रम ऐसे ही 12 महीने चले। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का मानना है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों में फरोग आए, इसलिए जश्न आज़ादी यानी 15 अगस्त से नए बदलाव किए जाएंगे। इस फैसले को लेकर मदरसा मैनेजमेंट की अलग अलग राय सामने आई है। देखिए, अगर मदरसा बोर्ड की ये मंशा है कि मदरसों में जो है हर रोज़ झंडा फहराया जाए तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। और रही बात राष्ट्रगान की, तो मदरसों में पहले से होता आया है। हर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और बाल दिवस पर जो है मदरसों में झंडा फहराया जाता है। हम इसका बहुत खैर मकदम करते हैं।
लेकिन ये है कि ये आदेश अगर मदरसों खाली मदरसों के लिए है कि इनमें रोज़ झंडा फहराया जाए और राष्ट्रीय गान हो, तो इसमें कहीं ना कहीं उसकी बू आती है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत है और मदरसा बोर्ड के नए चेयरमैन का रिश्ता आरएसएस की तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा है। लिहाजा उत्तराखंड के कई मदरसे इस फैसले को शक की निगाह से देख रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। रांची के हटिया वाक़े हिस्साक की 9 तश्कील शुदा अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने 3 तलाक और इस्लाह माशरा के ताल्लुक से मुहिम चलाने का फैसला किया है। आज कमेटी के नौमुंतखब अरकान की इज़्ज़त अफजाई के मौके पर कमेटी के सदर मुबारक खान और सरपरस्त प्रोफेसर रिजवान अंसारी ने वाज़ेह किया कि 3 तलाक के ताल्लुक से नए कानून से लोगों को बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। साथ ही माशरे की इस्लाह करना भी कमेटी का अहम मकसद है। अब ये इसको कठिन मान के चलना होगा कि अगर हम 3 तलाक ऐसा बोलते हैं तो ये हम मुसीबत में फंसेंगे और हवालात में जाएंगे और 2 घर बर्बाद होगा, 2 जीवन बर्बाद होगा। तो इसी को हम लोग जाके वहाँ समझाएंगे कि इस तरह से ना करें। आपस में अगर होता भी है कुछ तो ये अंजुमन है, गांव का अंजुमन है, गांव का पंचायत है, सब जगह जाकर वहीं सुलह करके इसको ख़त्म करने का हम लोग काम करेंगे। को बिलखुसूस जो उम्मत मुसलमा के नौजवान हैं उनको बिलखुसूस हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कमी है, जहाँ पे हमारे अंदर कमी है, जो मनफी पहलू आ गए हैं उसको ख़त्म करना हमारा हुकूकुल इबाद का हिस्सा है। जहाँ पे हक़ है, हक़ की बात हक़ के सामने रखेंगे और नौजवानों में कमी है उसको सुधारेंगे। हम कह लेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं उसमें कमी नहीं है तो इस चीज़ से हम कतई मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मजलिस इक़बाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़दा सेमिनार में मुमताज़ ड्रामा निगारों ने शिरकत की और इब्राहिम यूसुफ के शाहकार ड्रामों पर तफसील से रोशनी डाली। एक रिपोर्ट। इब्राहिम यूसुफ का शुमार उर्दू के मशहूर ड्रामा निगारों के साथ साथ बेहतरीन मुतरजिम, मुहक़्क़िक़ और उर्दू के मुमताज़ अदीबों में होता है। इब्राहिम यूसुफ की विलादत 7 जुलाई 1921 को भोपाल में हुई, लेकिन इब्राहिम यूसुफ ने अपने खानदानी पेशे फने सिपाहगिरी को तर्क करके कलम से अपना रिश्ता इस्तेवार किया और ड्रामा निगारी की दुनिया में अपने जौहर से एक जहां को मुतासिर किया। इब्राहिम यूसुफ साहब ने बहुत अच्छे ड्रामे लिखे हैं, बहुत यही ज़िंदगी के ऊपर उनके बहुत ड्रामे हैं। हमको चाहिए कि हम इस वक्त के जो रिक्वायरमेंट से जो ज़रूरी है उस अंदाज से ड्रामे लिखे जाएं और वर्क काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए, आगे भी काम करते रहना चाहिए। वो बहुत ही हसास और संजीदा इंसान थे और यही उनकी ऐसी शख्सियत थी जिसने उनके ड्रामों को ज़्यादा मुतासिर किया। इब्राहिम यूसुफ को आमतौर पर लोग मुमताज़ ड्रामा निगार की हैसियत से जानते हैं, लेकिन उन्होंने शहर गज़ल भोपाल में रहते हुए अपना अदबी सफ़र अफसाना निगारी से शुरू किया था। इब्राहिम यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी में 1-2 नहीं बल्कि 301 बाबी ड्रामे और 25 फुल लेंथ ड्रामे तख्लीक किए थे। वो भी यह है कि जो ड्रामाई अनासिर हैं, मसलन कश्मकश है, तशवीश है, तसादुम है, किरदार निगारी है, जज्बात निगारी है, जुजियात निगारी है, नफ्सियात निगारी है और उसी के साथ नुक्ता उरूज है जो ड्रामे का है सब, और इसके सब के साथ साथ स्टेज के लवाजमात। तो जब उनको ड्रामा निगार की हैसियत से मैंने देखा और फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद जब मैंने खुद ड्रामे करना शुरू किए, अभी हाल ही में हमने उनका एक वक्त के कराहते रंग, उनका एक बड़ा मशहूर ड्रामा है जिसको हमने स्टेज किया है। तो उनके ड्रामों की खासियत ये होती है कि जो उसमें किरदार होते हैं तो उसमें किरदार को अपने जौहर दिखाने के लिए वो बहुत मौका देते हैं, बहुत स्पेस देते हैं। इब्राहिम यूसुफ ने अपनी हयात में जो ड्रामे तख्लीक किए थे, कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने उनकी कुलियात 4 जिल्दों में शाये की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। दफ़ा 370 की मनसूखी और करगिल को यूटी का दर्जा देने के खिलाफ करगिल में तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने करगिल को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें पुरअमन एहतजाज से रोका और अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया।
जो जैसे कि कल एमपी सर ने कहा कि होल लद्दाख इज सपोर्टिंग दिस, बट वी आर नॉट सपोर्टिंग, एक भी सपोर्ट नहीं किया। आप करगिल में आके देखिए, करगिल में उन्होंने सिर्फ 2 या 3 जगह ही उन्होंने इंक्लूड किया, बाकी जो जगह है द्रास में देखिए, डिस्ट्रिक्ट करगिल में देखिए, बाकी गाँव में देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर का मसला है। आप देखिए हार्डली हम जब स्टेट रिजर्वेशन में हमारे एसटी के बच्चे वो एसटी में ही क्वालिफाई करते हैं, ओपन में नहीं होता है, क्योंकि हमें उस हिसाब का एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला है। आप यूटी का वेलकम करते हैं? नहीं, हम नहीं। जो एमपी है ये पूरे लद्दाख का एमपी है, ना कि सिर्फ लेह का। इन्होंने कल जो है पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल झूठ बोला कि इन्होंने जी गली है सिर्फ बंद है, बाकी सारा खुला हुआ है। हालांकि आप देखिए शकर, चिकतन, द्रास, बाकी सारे जो करगिल के बिल्कुल 95% जो करगिल है यूटी के अपोज में है, बिल्कुल अपोज में है, और हम इनके बिल्कुल सख्त खिलाफ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जेटीएन को ये मैसेज कहते हैं कि आप सिर्फ ये लेह के नहीं एमपी है, हम करगिल के भी एमपी है, आपको करगिल को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ लेह को। 370 और यूनियन टेरिटरी के मसले को लेकर अगर हम लद्दाख की बात करें, खासकर आज दूसरा दिन है और लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट कारगिल के सब डिवीज़न द्रास में आज पूरी तरह हड़ताल रहा, और वहीं पर यहाँ जो स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी परेशान इस फैसले को लेकर। कुछ कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं। कारगिल से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी में इस बार ख़ास एहतियात बरती जा रही है। कई सरकर्दा मिली तंजीमों ने बड़े जानवरों की कुर्बानी के सिलसिले में अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। मिली तंजीमों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ममनुआ करार दिए गए जानवरों की कुर्बानी से हर हाल में परहेज़ किया जाए। गाइडलाइन में ये भी अपील की गई है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी से पहले मकामी इंतज़ामिया को ज़रूर एतमाद में लिया जाए। खास रिपोर्ट। मुल्क के बदले हुए हालात के पेश नज़र कई सरकर्दा मिली तंजीमों ने ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी के सिलसिले में अपनी गाइडलाइन जारी की है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जारी होने वाली गाइडलाइन में मुसलमानों से अपील की गई है कि हुकूमत की जानिब से ममनुआ करार दिए गए बड़े जानवरों की कुर्बानी से परहेज किया जाए। इसके अलावा बाज़ समाजी तंजीमों ने भी अपील की है कि आम अफराद कुर्बानी के मनाजिर सोशल मीडिया पर कतई शेयर न करें। जानवरों को जो काटिए घरों में काटिए, उसका गोश्त बाहर न फेंकिए, और गोश्त वगैरह या हड्डी गुड्डी कुछ ले आ रहे हो ढक कर ले आइए, और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कूड़े खाने मत डालिए, उसको आप चुपचाप रखिए, और गाड़ी कूड़े की अगर आती हैगी उस गाड़ी में डाल दीजिए, और पूरा ख्याल रखें। और जो फेसबुक बच्चे चला रहे हैं आजकल, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उस पर डाल देते हैं कुर्बानी कटते हुए, तो उसका भी ख्याल रखें कि अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसा वीडियो ना बनाएं कि हम उसको शेयर करें, दूसरों को दिखाएं, उससे तकलीफ़ किसी को हो। तो हमारे इस्लाम में सख्त मनाहियत कहा गया है कि तकलीफ़ मत दीजिए, किसी को फ़ायदा पहुँचाइए, और पड़ोसी से बड़ा कोई आपको रिश्तेदार है नहीं। पड़ोसी अगर खुश रहेगा तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है, आप भी खुश रहेंगे। गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि मकामी मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी मकामी इंतज़ामिया को एतमाद में लेकर ही करें। ये कुर्बानी का ये मकसद नहीं है। हमारे जो पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए वो लेकर गए थे, अल्लाह का हुक्म था। तो अल्लाह का ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह को गोश्त चाहिए, अल्लाह को खून चाहिए, अल्लाह को खाल चाहिए, ये नहीं चाहिए। अल्लाह को आपका अक़ीदा चाहिए, अल्लाह ताला अक़ीदा देखता है। तो इसलिए हम लोग सबसे गुजारिश कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों से जो कुर्बानी करते हैं कि वो बहुत एहतियात इसमें बरतें, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, खून ऐसे बहेगा जाएगा तो हमारी कुर्बानी ज़ाया ना जाए, हमारी कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा ले। इसलिए खून, गोश्त, ये सब सारे चीज़ों का बहुत केयर करने की हम लोगों को ज़रूरत है कि सड़क पे इस तरीके से ना फेंक दिया जाए। ईद उल अज़हा करीब है और ऐसे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में कई ऑनलाइन साइट्स पर बकरों की बाकायदा फ़रोख्त हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में जहां एक तरफ घर बैठे हज़ारों नस्ल के बकरों को देख सकते हैं, उसकी कीमत जान सकते हैं, इतना ही नहीं बकरों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। इस नए दौर में ऑनलाइन बकरों की शॉपिंग पर पेश है हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम की अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट। तो आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। सफेद बकरा 10,000 रुपए, चितकबरा बकरा 18,000 रुपए। जी हाँ, वक्त बदल रहा है और खरीदारी के तरीके भी। बकरीद को चंद दिन बाकी हैं, ऐसे में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुसलमान कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं।
इन अय्याम में जगह जगह बकरे की मंडियां लग जाती हैं, जहां लोग कुर्बानी के लिए पसंद के जानवर खरीदते हैं। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में बकरों की खरीदारी के तरीके भी जदीद हो गए हैं। अहमदाबाद के लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे इंटरनेट पर फरोख्त हो रहे हैं। इनकी कीमत और बकरे की तस्वीर भी इंटरनेट पर मौजूद है, ताकि खरीदारों को अपने पसंद और बजट के अंदर बकरे खरीदने में आसानी हो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स अहमदाबाद में ऑनलाइन बकरा सेल कर रही है और हमने काफ़ी सारे लोकल में और ऑनलाइन में कंपेयर किया तो हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हमने देखा कि ऑनलाइन काफ़ी सस्ते बकरे मिल रहे हैं। मार्केट में तो जो प्राइसेस चल रहे हैं वो अराउंड कम से कम 15,000 से 50,000 या लाख रुपए तक का बकरा बिकता है। जैसे उसका जात होता है या वजन होता है उसके मुताबिक बिकता है। पर हमने ये भी देखा कि ऑनलाइन बकरे हमारे यहाँ पर 10,000 से शुरू है। टाइम हमने जो सेव किया है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और हमको ऑप्शंस अच्छे मिले। जो हम जिसका हमने नाम नहीं सुना था वो हमें जानने मिला और उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जानने मिली। जमुनापारी और जो सब 4-5 नाम थे जो हम सब जानते थे, उसके अलावा भी हमको काफ़ी ऑप्शन नए जानने मिले और कहाँ से लोग कितने एक्सपर्ट है इस फील्ड में उसके बारे में हमें नॉलेज मिला। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ ऑनलाइन से। ऑनलाइन बकरा शॉपिंग में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में कोई गलती ना हो। लोगों का मानना है कि एक तस्वीर देखकर बकरे को खरीद लेना मुनासिब नहीं है, इसलिए डील हो जाने के बाद बकरा मालिक को घर बुलाया जाता है और बकरों को अच्छी तरह से देखने के बाद ही पैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले जो एक शरई हैसियत होती है कि भाई ये बकरा कुर्बानी के लायक है या नहीं। ये बकरे के जो दांत चेक किए जाते हैं वो 1 साल का बकरा है या नहीं है। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम ऑनलाइन खरीदते तो वो कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ दिया होता है, तो डायरेक्ट जो बेचने वाला होता है उससे हम डायरेक्ट कॉल पे बात कर लेते हैं। फिर हम फ़ोटो तो देखते ही है, घर वालों को बताते हैं। फिर भी हम अगर बकरा पसंद आता है तो हम एक बार जाके देख लेते हैं कि भाई वो सही है, कुर्बानी लायक है या नहीं है, फिर हम उससे खरीद लेते हैं। ऑनलाइन बकरों की शॉपिंग से नौजवान तबका बेहद खुश है। खरीदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग में वक्त की बचत होती है, इसलिए वो इसको तरजीह दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट।